नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि एक नई विधानसभा की तस्वीर हम सबके सामने आ चुकी है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विधायक बनकर न केवल जनता की आवाज पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं, बल्कि जब वो विधायक नहीं थे तब भी वो जनता के चहेते थे और हमेशा आवाज जनता की ही बुलंद करते आए हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं डोडा की बुलंद आवाज महराज मलिक जी की, जो एक बुलंद आवाज को लेकर जनता के मुद्दे हमेशा ही उठाते आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की बुलंद आवाज जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आए हैं। किस प्रकार एक अकेला व्यक्ति ही न केवल विधानसभा में अपनी छाप छोड़ चुका है, बल्कि इस वक्त खासकर जम्मू संभाग में लोगों के मुद्दे उठाने का भी प्रयास कर रहा है। क्या है वो मुद्दे और किस प्रकार खासकर डेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं, विकास की वो बात कर रहे हैं, राजनीति से हटकर जनता के जो पीपल सेंट्रिक मुद्दे हैं उनको उठाने का वो प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है श्री महराज मलिक जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। महराज जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमेशा आप, चाहे हम डीडीसी मेंबर भी रहे हैं, लोअर स्टेटस से आप उठ के आए हैं, लेकिन जनता के बिल्कुल पास हैं और हमेशा जो आम आदमी के जो मुद्दे हैं वो आपके दिल के बहुत करीब है। किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं खुद एक आम आदमी हूँ, आम परिवार से बिलोंग करता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, अपने माशरे को अच्छे से जानता हूँ और उसकी ज़िंदगी को भी बड़े करीब से देखता हूँ। और ये जो ज़िंदगी गुजरी है तो ये ज़्यादा छल कपट में नहीं है, बल्कि ज़मीनी सतह पर एक आम आदमी की तरह गुजारा हूँ और उसमें जो मुश्किलें देख कर आया हूँ, बस उन मुश्किलों का अजाला देखना चाहता हूँ। आम आदमी हूँ, लीडर बना हूँ, लेकिन फिर भी आम आदमी हूँ। बस जब तक ना उनके हालात बदलेंगे तब तक अपना किरदार नहीं बदलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक इतिहास आपने जम्मू कश्मीर में रचा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें जो केवल दिल्ली या फिर बाकी स्टेट तक सीमित थी, जम्मू कश्मीर में उसका एक पोंगर पहला यहाँ पर आप उसके एमएलए बन के आए हैं। किस नजरिए से देखते हैं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट? हाँ, देखिए, आपने देखा होगा, अगर आप 10-12 साल पहले चले जाएंगे या 5-10 साल पहले चले जाएंगे, आपने देखा होगा आम के पेड़ यहाँ पर भी लगते थे। एक बहुत बड़ा पेड़, विशाल पेड़ होता था, तो उसमें भी आम तोड़ना मुश्किल होता था और आम भी अच्छे नहीं होते थे, फिर भी हम बाहर के आमों को खरीदना पसंद करते थे। उसी तर्ज पे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पैदावार अखरोट की होती है, ठीक है, सेब की होती है। लेकिन हमारे यहाँ जब हमने बचपन में देखा था, अखरोट भी ऐसे लगते थे कि 10 साल के बाद जब फल देते थे पता ही नहीं होता था उससे पहले कि कौन सा फल देगा। जब फल देना शुरू करता था, कोई सख्त होता था तो कोई अच्छा निकल आता था, तो 10 साल इंतजार के बाद पता चलता था। अभी आपने देखा होगा कि हर चीज में तब्दीली आई है, हाई डायनेस्टी के हैं, अल्ट्रा हाई डायनेस्टी है। आज आप पेड़ लगाते हैं तो साल के अंदर आपको पता चल जाता है कि फल कितना देगा और कैसा देगा। वही चीज है कि सियासत के अंदर ये चीजें हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन अब जो है अल्ट्रा हाई डायनेस्टी की तरह पहले ही पता होना चाहिए कि कौन सा है। बदलाव तो लाना पड़ेगा, बड़े पैमाने पे सोच को बदलना होगा। बस उसी तर्ज पे राजनीति के साथ भी खड़ा। इंपॉर्टेंट चीज आपने इक्वेट किया है जो हॉर्टिकल्चर के साथ, और खासकर राजनीति में जो नए नेता आ रहे हैं, खासकर लोगों ने आपको काफी समय से परखा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप रातों रात नेता बन के आए हैं, जमीन से आप उठे हैं, लोगों के मुद्दों को आपने हमेशा बुलंद तरीके से प्रोजेक्ट किया है और यही कारण है कि एक मैसिव मैंडेट लोगों ने आपको, डिस्पाइट वहां पर बड़े कदावर नेता भी थे उसके बावजूद आपको अच्छी अक्सरियत से दोनों ने वहां पर जिताया है। जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद विधानसभा के चुनाव हुए, डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पर सामने आया है। किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि एक एलिनेशन लोगों के बीच में आई थी? देखिए, आप बड़ा कहें या छोटा कहें, सियासी एतबार से मैं तो सबसे छोटा हूं, एक आम आदमी हूं। लेकिन जहां तक आपने कहा 10 साल के बाद जो चुनाव हुए हमारे हित के नहीं हुए, एक आम आदमी के मफाद के लिए नहीं हुए, और उसका फैसला खुद आम आदमी ने नहीं लिया। देखिए, आज अगर हालात बद से बदतर हैं, 2 महीने बीत गए हैं, अभी भी कुछ बदल नहीं रहा है। लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब होगा, कल होगा, परसों होगा। जो चीजें होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी की अपनी एक गलती है, जिसे वो दोहराने के लिए वो 5 साल इंतजार करेगा। 10 साल का बहुत बड़ा वक्त मिला था। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे थे, जम्मू के अंदर में खास करके देख रहा था, अब कहते थे भाजपा को मौका नहीं देंगे। लेकिन मैं भी चाहता था कि इस बार भाजपा को मौका नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने काम नहीं करना है। जैसे दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, मोदी लहर में भी वहां की जनता ने काम को वोट दिया।
काम को वोट दिया, उन्होंने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, इन चीजों को वोट दिया। मोदी को छोड़कर उन्होंने राजधानी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाया। 7 की 7 सीटें एमपी मोदी को जाती थी, लेकिन जब विधानसभा की बात आती थी तो एकदम पलटा मार दिया जाता था। वहीं आप देखेंगे हिमाचल के अंदर, वहां पर भी कुछ चीजें जो है ना, एक आम आदमी को खुद भी बदलनी होती है। लेकिन न जाने क्यों, मैंने कल भी कहा कि दारू बेचा गया, पैसा दिया गया, वोट लिए गए, धर्म को बेचा गया, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा मुझे भी हर्ट करती हैं। बड़े पैमाने पे बदलाव लाना था एक आम आदमी को। अभी भी क्या ही बताएं, बहुत सारी चीजें हैं जिसे बदलना बहुत जरूरी है, और आम आदमी के जहन को बदलना ये तो सबसे बड़ी बात होगी। आम आदमी को खुद समझदार होना पड़ेगा। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, पॉलिटिशियन कोई बड़ा नहीं होता है। इंसान दुनिया के अंदर जो भी है ना, मेरा एक मानना है, मैं अपनी एक बात बताऊंगा। हमारे में कहा जाता है अशरफुल मखलूकात होता है इंसान। इंसान को बहुत बड़ा रुतबा दिया है। वो ये नहीं पता है कि किस कम्युनिटी को, वो नहीं पता है। जो भी इंसान है वो बड़ा कीमती है, जो भी इंसान दुनिया के अंदर आया। और मैं तो खुद को बहुत बड़ा कीमती समझता हूँ। मेरी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है। हर आदमी को अपनी अहमियत का पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर वजूद है, एक इंसान के जिस्म का एक अंग जो है वो नहीं लाया जा सकता है। और अगर ऊपर वाले ने हर आदमी को इंसान बनाया है, बेहतरीन बनाया, बेहतरीन मखलूक का हिस्सा बनाया, तो हर आदमी को जिम्मेदार बनाया है। हर आदमी अच्छा बनना चाहिए, उसके पास सोचने की सलाहियत भी है, क्योंकि ये कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हवा है, उसे खरीदना नहीं है। इंसान के पास सोच है, अकल है, वो खरीदने की जरूरत नहीं है। वजूद है, उसे लेने की जरूरत नहीं है, बस उसका इस्तेमाल करना है। बड़े पैमाने पे बदलाव तभी आएगा, वरना हम कहेंगे फलाना बड़ा है, वो छोटा है, तो इसी दुनिया के अंदर वो जिंदगी खत्म हो जाएगी। यही सोचते सोचते तो फिर इंसान बड़ा नहीं हो जाएगा। हर आदमी अच्छा है और अच्छे लोग हैं, बस उन्हें वो अच्छी सोच को निकालना बड़ा जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप हमेशा अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ पर सेटअप चेंज हुआ, एक रियासत से हम केंद्र शासित यूटी बने हैं, और उसके बाद जो समय गुजरा है, लोगों ने काफी कुछ सहा है। क्या एक उम्मीद की किरण, रोशनी नजर आ रही है लोगों को इन इलेक्शन से? बेशक अभी बिजनेस रूल सेट नहीं हुए हैं, लोगों के मुद्दे अभी भी बाकी हैं, लेकिन जो एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट राब्ता, क्योंकि चाहे आप भी डोडा में जाते हैं, लोग आप तक पहुंचते हैं, खाली बात करने से उनको कहीं ना कहीं तसल्ली मिलती है, जो पहले नहीं था। अगर आप देखेंगे 370 की बात करें या ये स्टेट यूटी की बात करें, दिल्ली के अंदर भी हमारे पास यूटी रही है। मैंने उमर साहब से भी ये बात की थी कि हमने दिल्ली के अंदर काम करा है। कुछ चीजों पे अगर हम कमजोर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों पे हमने दुनिया के अंदर सिक्का मनवाया है अपना। यूटी के अंदर रहकर हमारी सरकार ने, जैसे हेल्थ को देखने के लिए पूरा वर्ल्ड आया है ना, एजुकेशन को देखने के लिए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, एक बार स्कूलों को दौरा किया था, हेल्थ का दौरा किया था, है ना। तो ये चीजें मैंने कहा उनको कि हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये एक आम आदमी का काम भी है, चाहे आपको सरकार में है या नहीं है, चाहे आप नेता हैं नहीं है, एक आम आदमी की तरह हमें भी काम करना चाहिए। जैसे एक आम आदमी को अधिकार है अपने इलाके की बेहतरी को देखना, अगर कहीं गंदा काम हो रहा है उसे ठीक करवाने का हक है उसे, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। एमएलए बनने की जरूरत नहीं। और आज तो हम एमएलए हैं, सरकार है हमारी, हमें इन चीजों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे करप्शन कहीं पे हो रही है उस पर लगाम कसेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई पे कहीं धांधली कर रहा है, उस धांधली को रोकेंगे। हाँ, कुछ चीजें हैं ये, अब जैसे आपने कहा बिजनेस रूल नहीं आया है। बिजनेस रूल क्या है, हमें वो बिजनेस नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी है। क्योंकि जो काम हमारे रुके हुए हैं उन्हें ठीक करवाना, और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक है। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि वो भी पैसे के अलावा काम नहीं करती, और ये बड़े पैमाने पे जो लूट खसूट पूरे देश के अंदर हो रही है, इन चीजों को हर आम आदमी रोक सकता है। उसके लिए नेता होना जरूरी नहीं है। अगर आपको याद होगा, हमारे बारे में अगर जानते होंगे, आपको पता चलेगा हमने 15 साल संघर्ष किया। 15 साल हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। लोग सोचते हैं महाराज छोटा है, अकल का कच्चा है, या इसके पास पार्टी नहीं है, वैसा नहीं है। मैंने 15 साल अकेले अकेले अपने दम पे लड़ा है, और आज उसी लड़ाई के नतीजे के बाद आज इस मुकाम पे खड़ा हूं। वरना अगर 15 साल मैंने नहीं सोचा होता कि मैं वो कदम उठाता, तो आज इस मुकाम पे खड़ा नहीं होता। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं ये कर सकता हूँ। हुआ उस वक्त अकेला था, लेकिन आज बहुत ज्यादा आवाम मेरे साथ खड़ी है और लोगों की उम्मीदें मेरे साथ है। तो मैं तो चाहता हूं कि सरकार को इस पे काम करना चाहिए, बिजनेस रूल आए या ना आए, अब इनकी नीयत क्या है, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार यहाँ पर चल रही है, और कहीं ना कहीं डी ब्लॉक का आप भी हिस्सा हैं। क्या कारण है कि अभी भी जो शिद्दत से काम होना चाहिए था ग्राउंड पे, वो नजर नहीं आ रहा? देखिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं
हम तो छोटे हैं, हम तो पहले मुंह खोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे से, जैसे आपने पहले ही कहा, बड़े दिग्गज दिग्गज तो हम सम्मान तो दे रहे हैं, 2 महीने तो हो गए, तीसरा महीना भी इंतजार करेंगे। अगर ये लोग आवाम की बेहतरी के लिए जुबान या काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे सवाल तो उठेंगे। और मैंने ये बहुत पहले कहा है, चाहे सरकार में हूं तो सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि आवाम के मुद्दे हैं, उनका अजाला नहीं होगा तो अगर यहाँ की सरकार से पूछना पड़े तो पूछेंगे, अगर सेंटर की सरकार से पूछना हो तो पूछेंगे, अगर विद्रोह करना पड़े तो करेंगे, अगर प्रोटेस्ट करना हो तो करेंगे, क्योंकि आज लोगों को जीने की वो सहूलियत हमें देनी है, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है। तो सरकार अगर इतनी कमजोर है, मुझे लगता है मुझसे बेहतर अगर उनका भी इंटरव्यू इस मसले में किया जाए, पूछा जाए, आप सरकार में है, इतनी मेजॉरिटी आपके पास है, या अपोजिशन के बड़े दिग्गजों को पूछा जाए जो खुद को दिग्गज कहते हैं, अभी बांग्लादेश पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टोल प्लाजा पे भी कर लेते, हमारे बच्चों की एज रिलैक्सेशन के लिए भी कर लेते, है ना। देखिए ये चीजें उनको बताओ, ये जो हिंदू विशद परिषद पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं सड़कों पे हंगामा कर रहे हैं, बांग्लादेश में कत्लो गारत हो रही है, तो चले जाओ ना उधर, उधर जाओ, वहां पे कुछ करो। यहाँ पर ये साफ जाहिर होता है कि इस दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जो बच्चे डिप्रेशन में नौकरी की वजह से है, जॉब की वजह से, उनका सहारा ये कभी नहीं बनेंगे, उनके लिए तो इनके घरों के दरवाजे नहीं खुलते। कम से कम उनको बोल के तसल्ली दे देते, बेटा कोई बात नहीं है, करेंगे, अगली बार करेंगे, लेकिन उनसे बात करने को ये लोग राजी नहीं है। बस हिंदू विश्व प्रसिद्ध वो कुछ उठेंगे तो नारा लगाएंगे, चक्का जाम करेंगे, नीली पट्टी पाड़ेंगे या लाल तिरंगा उठाएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। धर्म को ये लोग नहीं है बचाने वाले। धर्म में जो लोग हैं उनको बेहतर कैसे देखा जा सकता है, उसके लिए सरकार बनती है, उसके लिए पार्टियां है। धर्म के ठेकेदार, मैंने कल भी कहा था कि एक सियासतदान, चाहे मैं हूं या कोई भी है, वो कभी धर्म को न जानता है न मानता है। अच्छे से मैं कहता कह रहा हूं ना, उसका उस पर चलना वैसे ढंग का होता है, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं मिलती। जैसे मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता हूं, मैं धर्म को अच्छे से नहीं जानता हूं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैं धर्म का ठेकेदार हूं, मुझे तो इल्म ही नहीं है, जितना है लेकिन वो काफी नहीं है। और वैसे ही भाजपा के लोग ये कुछ भी कहें तो पंडितों से ऊपर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, इनके पास धर्म की नॉलेज है ही नहीं, लेकिन धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, बस धर्म का ज्ञान बांट रहे। उनको बताया था इस मुल्क की बेहतरी के लिए, उन्हें वोट दिया था इस मुल्क के लोगों को साथ लेके चलने की। आपने देखा वो अपोजिशन के लीडर हमारे सुनील शर्मा, शायद आपने देखा, वहां पर एक लड़का गया था हॉस्टल के अंदर, उसने क्या गुनाह किया, उसने वीडियो बनाई, क्या किया उसने, वीडियो बनाई, वहां पे डॉक्टर्स नहीं थे, एक पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा था, कहता है यहाँ पे सियासत हो रही है, इनको आप कमरे उधर हॉस्टल में घुसने नहीं दो आम आदमी को। क्यों नहीं, वीडियोग्राफी क्यों नहीं होगी अंदर हॉस्टल के अंदर, क्या धंधा हो रहा है, क्या धांधली हो रही है, क्या ये जानने का हक नहीं है आम आदमी को। लेकिन उसने कहा हम जी यहाँ पर ये चलने नहीं देंगे, उसके लिए माइक पे जाने के लिए उनके पास मौका है, लेकिन उसी के इलाके में पावर प्रोजेक्ट है और पावर प्रोजेक्टों का हिस्सा उनके हाथ में, और उन लोगों को बिजली से महरूम रखा, 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनको बिजली फ्री देने की नहीं दे पाए। ये सवाल वो नहीं कर सकते थे, वहां से कमीशन मिल रही, कोई नहीं। देखिए ये चीजें इन लोगों को, जम्मू के लोगों को खास करके समझ, आपने हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया, मुझे कोई गरज नहीं, लेकिन कम से कम उन्हीं बच्चों का ख्याल तो करो जो सड़कों पे पिट रहे। वो तो एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे, करें, क्यों नहीं करेंगे। और वहां के लिए इनको फुर्सत है, प्रोटेस्ट करें। अभी यहाँ ने टोल प्लाजा लगा लिया, कौन चलेगा यहाँ, ये कौन चलेगा। मैंने कल भी कहा था 28 एमएलए अगर खड़े हो जाएंगे, 29 महराज है, उखाड़ने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी मैं भी उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। यहाँ लोगों को राहत देने का काम करें, मैं मानूंगा। इन्होंने 10 साल में राशन कार्ड नहीं बनाए, और जिस तर्ज पे राजनीति हो रही है जनाब, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, ये काम जो है ना, धर्म का काम धर्म के ठेकेदारों को दिया जाए तो अच्छा होगा, अच्छा होगा। हमारा धर्म देश, इंसानियत है, हमने इस मुल्क को बेहतर बनाना है। अब ये उठेंगे, वहां पर हो रहा है, दूसरे उठेंगे, फलस्तीन में दंगे हो रहे हैं, यहां पर हम करेंगे क्या। देखो यहां पर प्रोटेस्ट करने से क्या कर सकते हैं, वहां पे भी इंसानियत का कत्ल हो रहा है, बांग्लादेश में भी इंसानियत का कत्ल हो रहा है, और जो हमारे मुल्क के अंदर जिन लोगों का गला घोंटा जा रहा है, उन बच्चों के साथ कौन खड़ा हो, जिनकी जिंदगी इन्होंने तबाह कर दी। एक बच्चे ने जिंदगी में एक मकसद बनाया था कि मैं एमफिल करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूं, मैं सब इंस्पेक्टर या पुलिस में, उसके लिए उम्र ही नहीं। अब मुझे बताओ वो अपने मकसद के लिए क्या जा पाएगा, उसे वो बंदूक मिलेगी, उसे वो वर्दी मिलेगी, उसकी जिंदगी का वो मकसद पूरा होगा, नहीं होगा। इसलिए मैंने कल भी कहा कि अगर जिन लोगों के पास आप गुहार लगा रहे हो, ये लोग सही नहीं,
ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए है। मैंने बार बार एक एमएलए, भाजपा के एक एमएलए की बात उठाई थी, शायद आपको याद होगा। ये सिर्फ माल चाहते हैं, पैसा। आप इनके पास देखो कि माल का कितना है। और ये लोग 10 साल पहले क्या थे और 10 साल के बाद क्या थे। हिंदू कांग्रेस से भी उठा, हिंदू आम आदमी पार्टी से भी उठेगा, लेकिन उसे ये बोलते ये हिंदू नहीं। बीजेपी हिंदू है, बस ये एक नैरेटिव चलाया है। आम आदमी के लिए कोई खड़ा होगा वो देशद्रोही। हमारे यहाँ कोई ये लड़का खड़ा हो जाएगा, उसे बोलते हैं लगाओ पीएस। यार, जो मुल्क की बेहतरी कैसे होगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा जनाब, थोड़ा सा लंबा जाएगा। मैं बीच में सोचता था वो कौन लोग हैं, क्या किया होगा उन्होंने, लेकिन जब इस माहौल को देखता हूं ना, मैं समझ सकता हूं दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है उसने अपनी एक छाप छोड़ दी है। आज अगर आप जम्मू देख रहे हैं, कश्मीर देख रहे हैं, ये देश देख रहे हैं ना, इसके पीछे जो लोग नहीं हैं उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तो आज ये चीजें हैं। अब हमारे दौर में हमने क्या करना है, नस्लों को होगा, वो चीज हम नहीं दिखा सकते। और ये जो काला वक्त है हमारा, हमारे देश के जो हालात हैं, अगर ये लोग खड़े रहे तो ये इस देश को इस दलदल से निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो इन लोगों को सोच बदलनी होगी। करें ना जम्मू के लिए बेहतरी, करें जम्मू के लिए। आपने नहीं देखा ट्रेन सीधा उठा के इन्होंने कश्मीर पहुंचा दी। आपने नहीं देखा ये जो कटरा में माता वैष्णो देवी के यहाँ दर्शन करने आते थे, उन लोगों का भी वो छुटकारा सीधा बाईपास कर दिया। कटरा के लोग मेरे पास आए, उन्हें उम्मीद है कि महाराज हमारी आवाज उठाएगा। मैं रात को एक रील देख रहा था कि पैसे की तरह बनो। पैसे का धर्म नहीं देखा जाता, हर कोई उसे हासिल करना चाहता है। तो पैसा बनना है कि जिससे कोई हर कोई हासिल करना चाहता है। यहाँ तो इन्होंने धर्म का इतना अहंकार भर दिया है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है। मैंने कहा मैं एक गांव में रहकर आया हूँ जहां सिर्फ हिंदू तबका है टोटली, और एक घर है वो मेरा है मुसलमान। इंसानियत मैंने वहां से सीखी है। मैं उस गांव के अंदर जब गया था तो लोगों ने हमारा अच्छा स्वागत किया, और वो लोग मुझे बचपन से जानते हैं, मेरा उठना बैठना उनके साथ है। जब ये नफरत का बाजार गर्म कर देते हैं तो दूसरा वो दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करता है। लेकिन जब ये देखेंगे ना, तो आपस में भाईचारा देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है दुनिया की ताकत इस मुल्क को तोड़ सकती है। मेरा जी, जब विधानसभा का पहला सत्र लगा था और उस वक्त जो हंगामा चल रहा था, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, तब आपकी एक वाहिद आवाज थी कि मुझे लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है और यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही, शोर शराबा हो रहा है। और आपने जो उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र डोडा का जब दौरा किया था, तब आपने आवाज उठाई थी, खासकर जो एक नेक्सस वहां पर चल रहा है, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें या फिर माफिया की बात करें, किस प्रकार इस डीप रूटेड नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। उम्मीद लोगों की आपसे जुड़ी हुई है। हमने बहुत कोशिश की है। अगर आप छोटा सा समझना चाहेंगे तो मैं समझा दूंगा। जब मैं डीडीसी बना, अगर मेरी जगह कोई और बना होता, वो जो आवाम का पैसा था वो खुरुद बुरुद होता। मतलब वो किसी को मिल रहा है, किसी को बाथरूम दे देते, किसी को प्रोटेक्शन वर्क दे देते, वो पैसा दिखता नहीं। जब से मैं डीडीसी बना हूं, आप अंदाजा नहीं करेंगे जनाब, जो कैपेक्स का पैसा होता था वो वर्करों को दिया जाता था। अभी तो जम्मू के अंदर वही हो रहा होगा, आप थोड़ा इलाके में देख लेना। जब वो सिर्फ वर्करों को लिए उन्होंने मुकर्रर किया था, लेकिन जब मैं डीडीसी बना तो हमने वो पैसा आवाम पे सर्फ किया। और जो मेरे पास बजट है, आप अंदाजा नहीं करेंगे, जिस इलाके का मैं डीडीसी हूं, मैंने 350 ट्रांसफार्मर 4 साल में लगाए। कितने? अब अगर मैं चाहता तो मुझे किसी ने कहा कि इसका टाइप चल रहा है पीडीडी वालों के साथ, लेकिन वो समझ नहीं सकते हैं कि जो काम मैंने किया, उस काम को करने के लिए आपको मंत्री के पास पता नहीं कितने चक्कर काटने पड़ते थे। मुझे उन लोगों का दर्द याद था। मैंने आवाम की बेहतरी के लिए 350 ट्रांसफार्मर्स, मजाक नहीं होता है। और आप अंदाजा लगाओ कि आज से पहले वहां के मंत्री भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन फिर भी कमी इतनी थी कि छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां पर कितना बोझ अभी पड़ा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि हमने उस पैसे को आवाम तक पहुंचाया, मतलब हमने माफिया को रोका। अगर उस जगह कोई और होता तो उसने वो वाला पैसा भी हड़प कर देना था, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे एक बनने से अभी मेरे पास फंड आएगा, मेरे पास बजट आएगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का आएगा। आपको क्या लगता है कि उसमें हेरा फेरी होगी? 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं होने दूंगा। हाँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद यकीनन अपने वर्कर को देता, अपने दूसरे रिश्तेदार को देता। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, उस पैसे से आवाम की बेहतरी होगी। आप यहाँ से भी, क्योंकि नेता भी मिले होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मैंने एक बात और भी कही है कि यहाँ पर दुनिया के अंदर 4 किस्म के लोग, हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर 4 किस्म के लोग हैं। एक हो गई जनता, दूसरा हो गया ठेकेदार, तीसरा हो गया ब्यूरोक्रेट, चौथा हो गया पॉलिटिशियन। जो आम आदमी है ना, वो जब
ठेकेदार कहीं गलत कर रहा होता है या उसे उम्मीद होती है, ठेकेदार को बोलता है, वो नहीं मानता है। और जब वहां से उठ के ब्यूरोक्रेट के पास जाता है, वो भी नहीं मानता है। जब ब्यूरोक्रेट से उठ के पॉलिटिशियन के पास जाता है, वो भी नहीं मानता, क्योंकि ये जो तीन लोग हैं ना, इनकी एक ही फैमिली, जनता के लिए कोई भी नहीं। जनता के लिए अगर आप यकीन मानेंगे, आप मुहासबा कर लेना, या जो लोग मेरी वीडियो को देखेंगे वो मेरी इस बात को गौर से जब समझेंगे ना और सुनेंगे, तीन लोगों की एक ही माँ है, जिसमें ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन और ठेकेदार। एक आम आदमी जो है, जिसको पीसने का काम ये तीनों करते हैं, जो ज़हीन है। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पासा पलट गया है। अब उस आवाम के साथ महराज खड़ा है, जो उनका लीडर है और जो इन सब का बॉस है। इनको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी आवाम के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अगर करप्शन करेंगे, लूट खसूट करेंगे, और मैं बार बार, लोग कहते हैं ये बदतमीज है, क्या बदतमीज? अगर मेरे गरीब को कोई ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेट, पढ़ा लिखा आदमी कोई लूटने का काम करता है, तो आप उसे किस नजरिए से देखो? अगर आपके घर में कोई चोर घुस जाए, चाहे वो बूट टाई पैंट पहनकर है या बड़े नाम का है, लेकिन आपके घर के अंदर चोरी करेगा, तो आप क्या करोगे? चाहे आपके रिश्तेदार भी, अगर वो चोरी करने की कोशिश करेगा, आप उससे क्या, उसकी आरती उतारेंगे या उसे क्या इज्जत से बात करेंगे? वही मैं कह रहा हूं, ये सूट बूट पहनकर अगर जब डाका गरीब पे डालते हैं, उसकी चड्डी पे डाका डालते हैं, तो मुझे बताओ, मुझे शर्म नहीं आएगी? मैं क्या उन्हें इज्जत से बात करूं? इन लोगों को सुधारने का काम महराज करेगा। मेरे साथ आवाम है, और आवाम के साथ एक बार एक ही इलाके में पॉलिटिशियन खड़ा है। मेरा नेक्सस नहीं है, मेरा इनके साथ वास्ता नहीं है। ब्यूरोक्रेट सही नहीं है, मैं उसके खिलाफ। ये साफ बात है। जब तक जिंदा हूं, मैं उस ब्यूरोक्रेट, सबके साथ नहीं, उस ब्यूरोक्रेट के साथ नहीं हूं जो मेरे मजलूम को लूटने की सोच रखता हो। मैं उस ठेकेदार के साथ नहीं हूं जो मेरे गरीब का आशियाना उसे छीनने की कोशिश करेगा। हाँ, जो ब्यूरोक्रेट अपनी ड्यूटी देगा। ब्यूरोक्रेट क्या है, आपको पता है ब्यूरोक्रेट क्या है? ब्यूरोक्रेट, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं एमए और बीएड किया हूं। इन लोगों को लगता है पता नहीं सीधा उठ के आया है। मैं 18 साल स्कूल गया हूं। मेरे माँ बाप की ख्वाहिश भी यही थी, हर माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है, और हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश यही होती कि मैं इसलिए पढ़ूं ताकि पढ़ने के बाद मुझे अच्छी जॉब मिले और मेरा घर चले। बस इतनी सोच है। लेकिन एक बड़ा ऑफिसर जब आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, केएस बनता है, उसकी सोच भी यही होती है, क्योंकि उसने दिन रात आंखें इसलिए फाड़ी होती है, उसने बिछोने पे इसलिए बैठा होता है कि वो मेहनत करे, फिर शादी करे, फिर उसके बच्चे हों, फिर उसका परिवार और घर बने। लेकिन उस ऑफिसर को एक चीज की प्रॉब्लम, जो वो समझ नहीं रहा है, जो महराज उसे समझाना चाहता है। उस ऑफिसर की उस कुर्सी पे बैठने के बाद उस पे हजारों लोगों का बोझ होता है, सिर्फ उसके परिवार का ख्याल नहीं। और वो ऑफिसर को जब ड्यूटी ट्रांसफर होती है ना, तो वो ऐसे समझता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो सोचता है मेरा परिवार है, 2 बच्चे, 1 बच्चा है या 4 बच्चे हैं, उनकी इतनी फिक्र करता है। उन लोगों को छोड़कर एक परिवार को देखने आता है, और जिनकी उम्मीदें उससे होती है। मैं तो खुशकिस्मत समझता था, कभी कभार मैं सोचता था एक बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, मैं बहुत सारे लोगों के काम करूं। फिर जब देखा ऑफिसर्स का करतूत, उनके पीछे पड़ने वाला एक पॉलिटिशियन, हमने कहा हम भी वहीं पे जाएंगे जहां से ये सारा तामझाम होना जाता है। तो इसलिए हम पॉलिटिक्स में आए। लेकिन उन ऑफिसर्स को भी बताना चाहता हूं, आप सिर्फ 2 बच्चों या 4 बच्चों के परिवार को मत देखो। आप अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, आप अगर स्टेट के अंदर हैं, तो आपका इतना बड़ा परिवार है, आप उनके लिए वक्त दिन रात निकालिए। आप अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, अगर छोड़ना भी पड़े, त्याग देना कौन सी बुरी बात है। आप एक बहुत बड़े माशरे को बदलने के लिए ताकत रखते हो, उस चेयर पे बैठे हो, लेकिन उसे वो एहसास कराना बहुत जरूरी है। आप कराए नहीं, अब उन्हें तो समझ है नहीं, लेकिन मैं समझाऊंगा। अपने बच्चे को अगर थोड़ी सी कमी होगी तो कितना दुख होता है इंसान को। अगर उसी ऑफिसर का बच्चा बीमार हो जाए तो कितनी परेशानी होती। तो उसे क्या लगता है कि लाखों लोगों का जिम्मेदार जब वो होता है, तो लाखों बच्चों में दिन में कितने बीमार होते हैं, उन बीमारों का इलाज कौन करे? बिल्कुल दिल से आप बात कर रहे हैं। और महराज भाई, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में जो खासकर कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है, खासकर पीडीपी की अगर बात करें, क्या आपको लग रहा है अभी भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है स्टेट रूट या फिर 370 को लेकर? कि मुझे मत पूछिए, ये सवाल आप डायरेक्ट मोदी जी से पूछ लीजिए, उमर साहब से पूछ लीजिए, महबूबा मुफ्ती से ना ही पूछे तो बेहतर होगा। क्योंकि 2014 का देखो, फैक्ट्स पे भी बात होनी चाहिए। जो सच्चाई है वो आवाम के सामने होनी चाहिए। और हम झूठ की बुनियाद पे सियासत करेंगे नहीं, हम दलाली तो करते नहीं। चाहे हमें नुकसान हो, फायदा हो, मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, मैं अपने दिमाग से समझ सकता हूँ, मैं तो वो बयान करूँगा। अगर आपको याद होगा 2014 में
पीडीपी ने भाजपा के साथ सरकार बनाई, तो तोड़ने का काम इन्हीं लोगों ने दोनों ने मिलकर किया, जिसमें मैंने वहीद परा को भी अपने पीछे जब बैठकर वो चिल्ला रहा था कि 370 को वापस किया जाए, और लड़ने वाले बोलने वाले उसके मुखालिफ खड़े होने वाले भाजपा के लोग थे। वो बोलते थे नहीं, वो बोलते थे हाँ। इसलिए मैंने उसे कहा था कि आप उठ के उनके पक्ष में चले जाइए, क्योंकि आप लोगों का ये मसला है, इधर मत, हमारा मसला अलग है। मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन रेजोल्यूशन एनसी लेकर आएगी हम उनके साथ खड़े होंगे, तो एनसी ने रेजोल्यूशन लाया तो हम उनके साथ। कहने का मतलब ये है 370 कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जैसे मोदी जी ने दिखाया, जैसे बीजेपी ने दिखाया। ये हमने नहीं लाया, ये मुसलमानों का नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की सेफ्टी थी, हमारा हक था, हमारी चीज पे किसी दूसरे का अधिकार नहीं था, ये मसला था। लेकिन दुनिया को बताया कि ये कुछ और चाहते हैं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मोदी जी से भी एक सवाल और भाजपा के लोगों से सवाल करना चाहता हूं। ये हमारा घर है, हम अपने घर में से किसी और को हिस्सा क्यों दें? अगर आपके कितने बच्चे हैं? दो। आप दो में से किसी तीसरे को 3 हिस्सा कैसे घर का कर सकते? ये हमारा घर है, यहाँ हमारी जमीन है, ये हमारा आशियाना है, यहाँ पर सिर्फ हमारा हक था। रिश्तेदारी हमारी है, इसमें कोई शक नहीं। हर स्टेट की अपनी रिश्तेदारी सेंटर के साथ है, वही रिश्तेदारी हमारी थी। हम कोई ये मना नहीं कर रहे थे हमारी रिश्तेदारी नहीं है, हमारा मुल्क नहीं है। कौन नहीं मानता था? हमने तो इस मुल्क को एक्सेप्ट किया था। जब पाकिस्तान जा सकते थे हम लोग नहीं गए, हमारे लोगों मैं नहीं, हमारे लोग नहीं गए। दिल्ली में देखो कितना मुसलमान है, यूपी में देखो, जा सकते थे, तब बॉर्डर पे पाबंदियां नहीं थी, लेकिन नफरत का बाजार गर्म करना था। और आप सुन लीजिए, पाकिस्तान के अंदर जो आबादी है, उस आबादी से ज्यादा आज हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर मुसलमान रह रहा है। इनको लगता है ये जमीन है वो जमीन, हम उनके साथ जाना ही नहीं चाहते थे। अब अगर लोगों की मंशा थी ही नहीं, हमने एक परिवार चुन लिया था, हमारा अपना यहाँ घर था, अब हमने उस घर को माना भी था। कुछ लोग होते हैं, लेकिन जो 370 का नैरेटिव चलाया ना देश के अंदर, वो अच्छा नहीं था। उस वक्त तो पाकिस्तान के साथ जा भी सकते थे, उस वक्त तो एक मुल्क अलग रह भी था भी। अगर उस वक्त जंगें लड़ी होती तो शायद, लेकिन उस वक्त भी कहा कि नहीं हम हिंदुस्तान। और आज भी मैं कहता हूँ, मुझे खुशी है कि मैं इस मुल्क, ये दिल से मैं कह रहा हूँ, मुझे खुशी है जब पाकिस्तान के हालात देखता ना इंसान। पाकिस्तान को छोड़ के क्या दुनिया के किसी भी मुल्क का हालात देखता हूँ, मैं तो कहता हूँ यार मैं तो अपने मुल्क में अच्छा हूँ, है ना। और मुझे फख्र है कि उन पूर्वजों ने ये फैसला लिया था। और ये जो 370 का नैरेटिव मोदी जी ने इलेक्शन जीतने के लिए उठाया था, अब 371 भी तो है। 370 इतनी बड़ी तोप नहीं थी कि यहां पर कुछ और था। बस यही था कि हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारे आशियाने में कोई दखल अंदाजी करे। आपने देखा उससे क्या हुआ? क्या हुआ आपको नहीं पता? यहाँ पे देख लीजिए, इस वक्त रेडी वाला भी बाहर का है। हमारे नौजवान इस वक्त ड्रग्स ले रहे हैं। लोग बोलते हैं ड्रग्स क्यों बिक रहा है? अरे जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने 18-20 साल बच्चे ने लगाया है, जिसका घर अच्छा खासा है, जो अच्छी जिंदगी अपने बाप के दम पे गुजारता था, जब वो नौकरी करता था या कारोबार करता था, उसके बाप ने बड़ी उम्मीदों से उसे पढ़ाया था, और पढ़ने के बाद वो चीज हासिल ही नहीं कर पाया, और वो मजबूर हो रहा है, दुनिया को देख रहा है कि भाई साहब मैंने कौन सी ऐसी एजुकेशन ली जहां मैं 10 रुपया नहीं कमा सकता हूँ। और वही बच्चा उस डिप्रेशन से निकलने के लिए ड्रग्स ले रहा है। आपको क्या लगता है ड्रग्स क्या कोई भी बच्चा जो है ऐसे शौक से ले रहा है? कोई भी बच्चा जहर अपनी मर्जी से नहीं पीता। यहाँ कोई खुदकशी करता है, आपको क्या लगता है उसमें उसकी खुशी होती है? खुशी से दुनिया के अंदर कोई भी काम नहीं किया जाता है। अगर आप खाना खाते हैं ना तो मजबूरी है, अगर आप चलते हैं तो जरूरत है। अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो कोई वजह है, और वो वजह यही है कि उसे अपना फ्यूचर जो है अंधेरे में दिख रहा है। और नशा इसलिए आम हो रहा है। आप उस बच्चे से जाकर बोलो कि आप शादी करो, नहीं करते। आपने नहीं देखा उम्र कितनी हो रही है बच्चों की? कितनी उम्र हो रही है? 30-40 प्लस है। कश्मीर के अंदर आप देख लीजिए, माँ बाप बोलते ये शादी नहीं करना, उसको पता है जिस दिन शादी कर गया उसका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। तो क्योंकि उसने एजुकेशन हासिल की थी कुछ बनने के लिए, लेकिन उसके बनने के वो जो रास्ते थे वो इन्होंने बंद कर दिए। नफरत का बाजार गर्म कर दिया, 370 के नाम पे धंधा चलाया पूरे देश के अंदर, और आज एक नौजवान का मुस्तकबिल मंदे में पड़ा हुआ। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? आप मुझे बताओ, रेडी लगाने के काबिल नहीं है। परसों कश्मीर के अंदर एक नौजवान था जो जूस बेच रहा था, जिसने 10 साल
एजुकेशन लेक्चरर रहकर आया है। और आपको क्या लगता है हम ये बात भूल जाएं, जिस बच्चे ने 20 साल मेहनत की इसलिए कि वो एक टीचर बने, कौम का मेमार बने, और वही बच्चा जूस बेच रहा है गली में, और उस बच्चे का मुस्तकबिल, उस बच्चे की जो सोच थी वो कहां खत्म है ना। तो ये चीजें, ये नुकसान इन लोगों ने किया। आप प्रोफेसर देख लीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर के, क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे? आप इन्होंने कहा आईआईटी हमने खोला, ये देख लीजिए सिक्योरिटी गार्ड में भी मिलावट बाहर की है, और जो वहां का स्टाफ है वो भी बाहर का है, और जो वहां बच्चे पढ़ रहे वो भी देश के अलग अलग जगहों से हैं। लेकिन हमारे बच्चे कहाँ है मुझे खुद भी नहीं पता। आईआईटी के अंदर हमारा कितना है, कितना वहां परसेंटेज है? बोलते यहाँ पर जम्मू के अंदर आईआईटी खोला, क्या फायदा? आप जाइए डॉक्टर्स देख लीजिए, हमारे डॉक्टर्स हैं। आईएएस देख लीजिए कितने, क्या हमारे बच्चे काबिल नहीं? क्या केएस को प्रमोट करके ये सिस्टम नहीं चलवाया जा सकता? लेकिन जानबूझकर जम्मू कश्मीर की, जो आपको मैं हकीकत एक बात बोलूंगा, ये हाईलाइट कर लेना कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जो मसला इस वक्त है वो सर्कुलेशन ऑफ मनी का है। जो ठेकेदार आ रहा है वो बाहर का आ रहा है, वो पैसा यहां से उठा के सीधा बिहार पहुंच रहा है। जो यहाँ मिस्त्री काम करने आ रहा है वो पैसा सीधा उठा के वहां का। अगर आपके पास करोड़ों रुपया होगा, मुझे खुशी है आपके पास, क्योंकि आप जब मकान बनाएंगे तो जम्मू के अंदर बनाएंगे। जब आपको जरूरत किसी चीज की पड़ेगी तो जम्मू के दुकानदार से खरीदेंगे, वो पैसा रोटेशन में चलेगा। इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ मनी, रोटेशन ऑफ मनी पूरा यहाँ पे सिस्टम हैक कर दिया। इनके जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं या कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें ठेकेदार उनको बनाए, और 10 रुपए की चीज, यकीन जानिए ये बहुत गहराई की बात है। देश को लूटने का एक साफ सुथरा तरीका, व्हाइट मनी जिसे आप कहेंगे, 10 रुपए की चीज को 200 रुपए में बेच रहे। मतलब सबको पता है, आपने ये जो कोट पहना है इसकी कीमत 2000 है, लेकिन गवर्नमेंट इसको खरीद रही है 10,000। आप क्या करोगे? और ये पूरा बिल बना हुआ है, और जो टेंडर लगाने वाला है वो बाहर का है, और वो डायरेक्ट उन्हें पैसा दे रहा है। और फंडिंग वो आपने देखा इलेक्शन के अंदर कितनी बड़ी फंड दी, क्योंकि वो मुनाफा ही था, तभी तो बीजेपी के अकाउंट में फंडिंग हुई। सर्कुलेशन ऑफ मनी जम्मू के अंदर बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पैसा था हमारा वो यहां से उठाकर बाहर ले रहा है। जो ठेकेदार कमा रहा है वो इधर क्यों बनाएगा कुछ? बनाएगा कुछ? अब जो हमारे ठेकेदार थे उनके पास उतना ही है जो सर्कुलेट नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान एक तो जॉब्स का हुआ, और सबसे ज्यादा नुकसान मैं कहता हूं सर्कुलेशन ऑफ मनी का है। और वो सबसे बड़ा एक मेजर यहाँ के लिए जो खतरा है, मुझे लगता है उससे बढ़कर और कोई चीज नहीं। अब जो मुलाजम हमारा पुराना है वो जिस दिन रिटायर हो जाएगा ना, रिटायर, उसके बाद देखना कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या होंगे। आप लिख लेना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4th क्लास की पोस्ट भी बाहर के आदमी को दी जा रही है। अब मुझे बताओ, ये जो अपना पैसा है वो भी हमने बाहर के स्टेट के आदमी को देना है, तो यहां पर चलेगा कौन सा पैसा? नहीं, जब जेब ही खाली है तो चलेगा कहां? लोग बोलते हैं त्राही त्राही मची है, हमारे पास पैसा, पैसा कहां से? आप देखो ना, ये आपको दिमाग लगाना है कि पैसा क्यों नहीं। इन्होंने जब सारा तामझाम बोल दिया, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है बाहर से, मैं उनसे नाराज नहीं हूं, मैं कहता हूं हमारे पास भी काबिल हैं, क्यों नहीं उनको यहां पर बिठाए? क्यों नहीं बिठाए? वो काम कर सकते हैं लेकिन करने नहीं देंगे। ये वही भाजपा का तर्ज है कि भाजपा का एमएलए वही बन सकता है जो ठेकेदार है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपका कार्य क्षेत्र है, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में सामने आएगी और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए मिसाल बन पाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जितना मेरा दायरा इख्तियार होगा, जैसे आपका यहाँ इख्तियार है तो यहाँ कोई अंदर नहीं आएगा, इसके मतलब आपके पास है, वैसे ही जैसे एक एमएलए के पास जो चीजें होती हैं या जो इख्तियारात होंगे, उन इख्तियारात का मैं सही इस्तेमाल करूंगा, और जो जायज होगा मैं वही करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा, और जहां तक मेरी हदूद हो। और जिस दिन, देखिए मैं ये बार बार कहता हूं, मैंने 15 साल संघर्ष अगर किया तो मैंने हासिल कुछ नहीं किया। अब मुझे बताओ, जिंदगी के 20 साल जीने होंगे, 35 साल मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैंने कुछ नहीं खाया। जब मैं कुल्फी खाने का शौक रखता था तब जेब में पैसा नहीं था। आज मैं हर चीज खा सकता हूं लेकिन खा नहीं पाऊंगा। जब हमें जरूरत थी पैसे की तब हमने पैसे को ठुकरा दिया। आज तो गाड़ी है, पैसा है, तनख्वाह है, रहने के लिए जगह है, सब कुछ है, लोग भी दे रहे, मानते भी। अब आपको क्या लगता है, मुझे डिलीवर करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ऐसा डिलीवर करूंगा कि इनको भी सबक सिखाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी यहाँ पर बयान नहीं कर सकता हूं। मैं जब देखता हूं ना यहाँ माशरे को, लीडर्स को, बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं है कि हमारी जम्मू कश्मीर को इस दलदल से कैसे निकाला जाए।
फिर जब उनके जहन को, उनकी बातों को सुनता हूँ, फिर जब अपने आप को देखता हूँ तो फख्र महसूस करता हूँ कि यार एक छोटा आदमी, एक आम परिवार से, लेकिन इतना मुझे पता अशरफुल मखलूकात का एक हिस्सा हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मुझे बनाने वाला मेरा रब है। मुझे किसी कारखाने में नहीं बनाया गया और मुझे दिमाग देने वाला भी वही है जो आम, जिसने दुनिया को बनाए और मुझे बेहतरीन बनाए। उनसे अच्छा सूझबूझ रखता हूँ और अच्छी पॉलिसी है। कहीं अगर मौका मिल जाए ना जम्मू कश्मीर को इस बदहाली से निकालने में, थोड़ी सी भी देर नहीं करूंगा। और सिस्टम को सुधारने के लिए आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून, पैशन होना चाहिए। वरना अगर आपको अपना घर बनाने की हवस होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। उम्मीदें हैं जब भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 साल मिलेंगे, पहले ही साल आपको दिख जाएगा, बजट का सेशन है, आपको लगेगा, क्योंकि हमने अपना टेन्योर डीडीसी 4 साल दिए हैं और मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन प्लानिंग हमारी रही है। मैंने एक काम किया है, मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारा क्या रहता है कि मैं जब नया नया आया था तो प्लानिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन करती है, एक पॉलिटिशियन को चलाने का काम एक ब्यूरोक्रेट करता है। लेकिन मैं ब्यूरोक्रेट से नहीं चला, मैं खुद पढ़ा लिखा था, उससे सूझबूझ ज्यादा रखता था, मैं जमीन से भी जुड़ा था और पढ़ा लिखा भी था। मैंने प्लानिंग खुद करी, एग्जीक्यूशन खुद किया है। मैंने ब्यूरोक्रेट का सहारा नहीं लिया है। ये इन लोगों को जरूरत है ब्यूरोक्रेट्स की, मुझे नहीं। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, इट मीन्स अगर मैंने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया होता तो मैं भी ब्यूरोक्रेट होता, ये बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी हूं, जमीन से जुड़ा हुआ भी हूं और समझ भी सकता हूं कि इस चीज को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसमें मुझे ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक छोटी मिसाल दूंगा, अगर ब्यूरोक्रेट्स मेरी बात सुन रहे होंगे। एक दिन का वाकया है ये, मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ। आपने कहा कि आप एक मॉडल तैयार करेंगे या आप अपनी कंस्टिट्यूंसी को बेहतर करेंगे। एक छोटी सी मिसाल लोगों को बता रहा हूँ, ये सब लोग जानते हैं और आप भी इस बात को मानेंगे। एक बार का वाकया है, मैं डीडीसी काउंसलर था, काउंसिल लगी हुई है, तो मैंने कुछ पैसा दिया था कोई चीज लेने के लिए। वहां पे एक ब्यूरोक्रेट, जिसे हम लोग ब्यूरोक्रेट कहते हैं, वो खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं जनाब, ये चीज हम इतने की नहीं खरीद सकते हैं। मैंने बोला क्यों? कहता नहीं, इसमें आपको इतना पैसा देना चाहिए। मैंने 2 लाख रखा था, वो बोलता नहीं हमें 6 लाख चाहिए इस चीज को बनाने के लिए। मैंने बोला ये आप बोल रहे हो? कहते हाँ। मैंने बोला कौन बोल रहा है? कहते हमारी टेक्निकल टीम, जिसे आप इंजीनियर्स कहते हो, गवर्नमेंट के इंजीनियर। वो इंजीनियर्स नहीं होते, वो दलाल होते। मैंने कहा कैसे? कहता नहीं हमारा एस्टिमेट कास्ट ये है, फलाना रेट ये है, फलाना ये है, तो हम उस तर्ज पे बनाते हैं, तो आप इस जिम्रे में नहीं आते। फिर मैंने उसे एक बात पूछी, वहां पे सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, पूरी काउंसिल खड़ी थी। अब ये अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है, सोचने की सलाहियत दी है, तो मैं बोल गया उसे। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताओ, आपने, आपके इंजीनियरों ने हर चीज का एस्टिमेट बनाया। आपके इंजीनियर्स ने मेरे इलाके में एक बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाया था 10 लाख। कितना? 10 लाख। और मैंने कहा कि मेरे गांव के अनपढ़ आदमी ने उसका टेंडर 4 लाख में उठा लिया। मेरे गांव के इलाके के एक अनपढ़ ठेकेदार ने उसी आपकी उस, आपने कहा था ये चीजें इसमें बनानी है बिल्डिंग के अंदर, उसमें आपने एस्टिमेट कास्ट वो रखा था 10 लाख। जब मेरा ठेकेदार आया उसको आपने बताया ये चीजें बनानी, उसने कहा यही चीज लगाऊंगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सिर्फ 4 लाख के अंदर उसमें कमाई भी करूंगा। आपकी इंजीनियरिंग कहाँ है? और वो जो 6 लाख रुपया है वो कहाँ जाएगा? आप बेवकूफ समझते हो। मैंने कहा जितना दिया है उसी पे मेरा काम होना चाहिए और मैं सब जानता हूं किस तरीके से काम होना चाहिए। इन्होंने करप्शन करने का एक बहुत बड़ा तरीका लाया है और इसे भी ठीक करेंगे आप। और ये मैं बातें करूंगा अभी जब असेंबली का सेशन आएगा बड़े पैमाने पे। इनको तो जैसे ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेट के तर्ज पे नहीं चलेंगे हम कानून साज, हम कानून बनाने वाले। अगर फिर हमें वही ब्यूरोक्रेट चलाएगा जो लूटने का काम, ये जो कह रहे हम सोचते ही सही बोल रहे, क्यों बोलेगा सही? हम उसे ठीक करेंगे क्योंकि उसकी नीयत में खोट होता है। और इनका जो पुराना तरीका है ना, बहुत पुराना तरीका, उस दलदल से निकलने में अभी इन्हें वक्त लगेगा, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में धंधा नहीं चलेगा। और आपके चैनल से बता रहा हूं, मुझे नाराजगी किसी से नहीं, ना मेरा कोई दुश्मन है, ये मेरी बात याद रखना। हम अगर कहीं बोलते हैं या किसी पे बरसते हैं, वो वक्त के हालात वैसे होते हैं क्योंकि उसने गलती की होती है। जैसे एक नायब तहसीलदार ने 25,000 एक सर्टिफिकेट बनाने का मांग, नायब तहसीलदार है, आप क्या कहोगे उसे? क्या कहोगे आप मुझे बताओ? जो आदमी एक छोटे से कागज को बनाने के लिए 25,000 एक बच्चे से, जो स्टूडेंट है, जो कॉलेज नहीं जा पा रहा है, उसके धर्म दर की ठोकरें खा रहा है और वो कह रहा है उसे कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, और कितने दिन चलाए? आप मुझे बताओ क्या करेंगे? एक नौजवान की आंखों में आंसू थे,
अगर मैं वहां पर होता तो मैं उसे छोड़ता। या अगर आपको गली में कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि फला आदमी और इज्जतदार आदमी, नायब तहसीलदार क्या पोस्ट है, तहसीलदार क्या पोस्ट है, इज्जतदार है, उसका परिवार है ना, उसको माशरे में लोग इज्जत करते हैं, और वही इज्जतदार आदमी एक आम आदमी की इज्जत उतारने में इतनी सी भी शर्म नहीं करता है। और लोग कहते हैं, और इस सिस्टम में अगर मुझे ये मामला दिखा, एक को भी नहीं छोड़। ये बात पक्की है, चाहे मैं जेल गया, कहीं भी गया, लेकिन ऐसे अनासिर को मैं बख्शने वाला नहीं हूं। आपने खुलिया देखा, मैं आज भी गलियों में चल रहा हूं, लोगों के साथ मिल रहा हूं, जितना वक्त बिता सकता हूं वो इसलिए क्योंकि मैं आम आदमी हूं। मुझे वो प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, वो लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए। मैं जैसा पहले था वैसा ही आज भी हूं। कोई इस भ्रम में ना रहे कि कल हम ऐसा करेंगे फिर महराज नहीं बोलेगा, अब ये एमएलए बन गया अब इसको कमीशन चाहिए। ना मुझे कमीशन चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे सब कुछ है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे उस गरीब की आंखों में आंसू नहीं देखने, उसकी मुश्किलों को मैं नहीं देख सकता है, उसके फोन कॉल्स पे मैं मजबूरियां नहीं सुन सकता हूं। अगर ये लोग नहीं सुनेंगे, ये ब्यूरोक्रेट्स खास करके, देखिए ये लहजे की बात नहीं मैं कर रहा हूं, अगर आज भी परेशानी होगी तो महराज पे अगर सवाल उठेंगे तो मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं फिर जा रहा हूं वापिस। मैं देखूंगा कि माहौल में क्या तब्दीली आए, फिर आप मेरा रवैया देखना, और फिर जो अंदाज होगा वो इससे घातक होगा। और याद रखना, लोगों ने देखा था ना पुराना महराज, अब मैं उससे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तेज हूं। बेहतर यही है कि अपना अपना काम इनको बता दो इस चैनल के माध्यम। हम भी इज्जतदार हैं, हम भी किसी की इज्जत को उछालने के लिए इज्जतदार नहीं बन सकते, लेकिन अगर वो नहीं चूकता है अपना घर अच्छा बनाने के लिए, गरीब को लूटता है, उसके पसीने की कमाई को नहीं छोड़ता है, तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और ये अलल एलानन में कह रहा हूं कि जो जिस तरीके से आएगा उसे उस तरीके से महराज सिखाएगा। अगर कोई ताकत के बल पर आएगा तो ताकत से लड़ेगा, कोई आमने सामने मुंह से आएगा तो जबान। और ये ऐसी जंग नहीं होगी कि बोलेंगे महराज ने बोल दिया तो बात खत्म, नहीं, तब तक नहीं छोड़ूंगा, जहन्नम तक। किसी ने कहा है ना कि जहां, और मैं जब किसी के पीछे पड़ जाता हूं जहन्नम तक नहीं छोड़ता हूं, जब तक ना उसके साथ हिसाब किताब पूरा चुकता करूं। बेहतर यही होगा वो अपना काम ईमानदारी से करे। छोटे छोटे कागजात पर आवास प्लस में इन्होंने धांधली चलाई, नहीं चलाई। आवास प्लस में इतने डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा था सीधा फॉर्म, मैंने चिट्ठी लिखी है उमर साहब को कि सीधा जैसे एक स्टूडेंट फॉर्म भरता है किसी पोस्ट के लिए, वो लिखता है मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं एमए हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट है, यही। जिस वक्त वहां रिक्रूटमेंट की बात आती है, जहां पर फिजिकल या ये जो टेस्ट होते हैं, उस वक्त उसके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आज हमारे गरीबों को बोल रहे हैं बनाओ ये फॉर्मेलिटीज, इस वक्त पूरे इलाके में अफरा तफरी है, तहसीलदार मिलता ही नहीं है तो जा रहे हैं। और एक एक कागज को बनाने के लिए हमारे यहाँ डेट ऑफ बर्थ, आपके पता नहीं इधर क्या है, 10,000 खर्चा आता है। बच्चा मेरा है, जन्म मेरी बीवी ने दिया है, डॉक्टर बताने के लिए 10,000 वहां खर्चा करवा रहा है। क्यों नहीं, मेरा बच्चा है ना, तो वहां से 10,000 क्यों लगवा रहे? ये कोई तरीका है इनकी, ये पॉलिसीज है गरीब को लूटने के लिए हर जगह। और वही डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए 6 महीने लगेंगे, और डेट दी है हफ्ते ही। उसमें रिफॉर्म लाया है मैंने, उमर साहब से भी कहा है सेंटर की सरकार से बात करनी चाहिए और लोगों को राहत देनी है हमने। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल से आपने बातें की, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में खासकर शुरुआत आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कर दी है, बदलाव हमें वहां पर नजर आ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जो बजट सेशन होगा आपके तेवर और भी तीखे रहेंगे, और खासकर न केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बल्कि आम जनता, जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दे आप इसी तरह उठाएंगे। आप हमारे साथ स्टूडियो में अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डोडा जम्मू कश्मीर की बुलंद आवाज एमएलए महराज मलिक, जिन्होंने अपना विजन बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ही मीन्स बिजनेस। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।